बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 226 मुलाहिज़ा फरमाएं। तकरीबन 10 मिनट तक तारीक और सुनसान गलियों में घूमने के बाद हम बस्ती की दूसरी तरफ एक बार फिर झील की तरफ निकल आए। बस्ती के आखिरी मकान से तकरीबन 100 गज आगे एक बड़े मकान का हिवला नजर आ रहा था। हवेली नुमा वो मकान एक टीले पर बना हुआ था और उसकी दीवारें भी काफ़ी बुलंद थी। वो औरत हवेली के फाटे की तरफ जाने के बजाय फसील की बाईं तरफ जा रही थी, जहाँ कदे आदम झाड़ियों की बहुतात थी। मैं उस औरत के पीछे झाड़ियों में चलता रहा। वो दीवार के करीब एक जगह रुक गई, जहाँ खिड़की का एक दरवाजा था। उसने दरवाजे पर होले से हाथ मारा। दूसरी मरतबा ऐसा करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि पहली मरतबा हाथ मारते ही दरवाजा खुल गया था। उस औरत ने पहले मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया और फिर खुद भी अंदर आ गई। दरवाजा बंद हो गया। उस तरफ भी दीवार के साथ कदम झाड़ियां थी और दरवाजे के करीब दीवार के साथ एक औरत खड़ी थी। हमारे अंदर आने के फौरन बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो दूसरी तरफ चली गई। मेरे साथ आने वाली औरत ने इशारा किया और मैं एक बार फिर उसके साथ चलने लगा। हवेली की इमारत खासी बड़ी थी। आगे को निकले हुए बरामदे में एक मशल चल रही थी और एक औरत नेजा संभाले वहां भी खड़ी थी। हम अंदर दाखिल होकर एक रायदारी में मुड़ गए। ये रायदारी खासी तवील थी। इसके इख्तिताम पर दाएं बाएं 2 और रायदारियां थी। यहाँ भी एक औरत नेजा संभाले खड़ी थी। हम उसके करीब से गुजरते हुए बाईं तरफ मुड़ गए। ये रायदारी ज्यादा तवील नहीं थी। इसके इख्तिताम पर एक ऊंचा दरवाजा था। दाईं तरफ 10 फुट तवील एक और कुशादा रायदारी थी। उसके इख्तिताम पर भी एक मेहराबी दरवाजा था। हर रायदारी के मोड़ पर मशलें चल रही थी। हम उस मेहराबी दरवाजे के सामने रुक गए। उस औरत ने हल्की सी दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसे वापस आने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। झोंपड़ों पर मुश्तमिल इस बस्ती के पहलू में पक्की ईंटों की सवेली को देखकर ही मुझे हैरत हुई थी और अंदर आकर तो ये हैरत 2 चंद हो गई। हमें इस बस्ती में आए हुए सिर्फ चंद घंटे हुए थे। हमने सिर्फ रात ही चंद लोगों को देखा था जो हमसे मिलने के लिए झोंपड़े में आए थे। मैंने हर मर्द और औरत के जिस्म पर या की खाल का मुख्तसर सा लिबास देखा था, लेकिन इस कमरे में आकर तो मुझे यूं लगा जैसे मैं कदीम बगदाद के किसी महल में आ गया हूँ। एक वसी और इस कमरे की बुलंद दीवारों के साथ रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटके हुए थे। पिछली तरफ 2 बड़ी मेहराबी खिड़कियां थी। उनके सामने भी बारीक रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। मजलों की रोशनी में लहराते हुए रंग बिरंगे ये रेशमी पर्दे बड़ा दिल फरेब मंदिर पेश कर रहे थे। मैं दरवाजे में खड़ा हैरान नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुझे कोई जी नफ्स अभी दिखाई नहीं दिया था। अचानक एक सुरीली आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। मैं यहाँ हूँ। ये आवाज दाईं तरफ से आई थी। मैंने घूमकर उस तरफ देखा। कमरे का एक हिस्सा कुशादा मेहराब की तरफ पीछे को निकला हुआ था, जहाँ गालबन लकड़ी का एक तख्त रखा हुआ था, जिस पर तय दर तय याक की खालें बिछी हुई थी। उनके ऊपर नीले रंग की हल्की सी सिल्की चादर थी। काशी तख्त पर नीम दराज थी। उसे देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई जो मैंने बचपन में सिंगापुर में देखी थी। उस खूबसूरत मलका के लेटने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। इस मेहराब के सामने एक बारीक सफेद पर्दा हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिलकोले ले रहा था। मैंने आगे बढ़कर पर्दा हटाया और उसके साथ ही ठिठक कर रुक गया। काशी ने लिबास तो जरूर पहना हुआ था, लेकिन इस लिबास में भी वो बरहना थी। उसे देखकर मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई। इस मेहराब में काशी अकेली नहीं थी। तख्त की पिछली तरफ 2 और औरतें भी खड़ी हुई थी, जिन्हें मैं पहले नहीं देख सका था। काशी ने उन्हें इशारा किया और वो मेहराब के पिछली तरफ किसी दरवाजे में गायब हो गई। आओ, रुक क्यों गए हिम्मत सिंह? काशी के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। शाम को जब ये हमारे झोंपड़े में आई थी तो रस्तोगी ने अजनबी कहकर मेरा तारुफ कराया था और ये मुझे अजनबी कहकर ही मुखातब कर रही थी। और अब अपना नाम सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। यहाँ इस तख्त के सिवा ऐसी कोई और जगह ना थी जहाँ मैं बैठ सकता, और तख्त पर काशी इस तरह नीम दराज थी कि मैं अपने अंदर उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं पा रहा था। समझ गई। काशी उठकर तख्त से उतर आई। तुम यहाँ मेरे साथ बैठने से हिचकिचा रहे हो, आओ मेहमान खाने में बैठते हैं। उसने दाईं तरफ की दीवार का पर्दा हटा दिया। दूसरी तरफ भी एक वसी कमरा था। फर्श पर या की खालें बिछी हुई थी। यहाँ भी दीवारों पर रेशमी पर्दे टंगे हुए थे। मशलों की कपकपाती हुई रोशनी में ये मंदिर बड़ा दिल फरेब लग रहा था। कमरे के बस में पुरानी तर्ज की एक गोल मेज पड़ी हुई थी, जिस पर खूबसूरत तश्तरियों में फल सजे हुए थे। बाज फल तो ऐसे थे जो इस इलाके नेपाल और इस सीजन में नहीं होते थे। मेज काफी बड़ी थी। इसके इर्द गिर्द पुरानी तर्ज की मगर आरामदेह कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। काशी ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर एक दीवार की तरफ देखकर ताली बजाई। दीवार के पर्दे में हरकत पैदा हुई और एक खूबसूरत लड़की एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। उसमें वो गलास और शीशे की खमदार गर्दन वाली एक खूबसूरत सराई भी रखी हुई थी, जिसमें उनाबी रंग का कोई सियाल भरा हुआ था। वो ट्रे मेज पर रखकर वापस चली गई। काशी भी मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। बीच में मेज हाइल होने के बावजूद काशी के बदन का एक हिस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। काशी ने सराई उठाकर 2 गिलास लबरेज किए और एक गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो पियो और ये फल भी खाओ। वो बोली, मुझे अफसोस है कि रात की इस पहर मैं तुम्हारी ज्यादा खिदमत नहीं कर सकती। मैं शराब नहीं पीता, मैंने कहा। इस वक्त मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। हकीकत ये थी कि इस वक्त शायद मैं अपने हवास ही में नहीं था।
इस पुरअसरार माहौल ने मुझ पर अजीब सा सहर तारी कर दिया था और रही से ही कसर काशी के हुस्नो शबाब ने पूरी कर दी थी। वो मेरे खरमने खरगोश पर बिजलियां गिरा रही थी और मैं भरपूर नजरों से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये शराब नहीं है, काशी की शिरीन आवाज मेरी समां से टकराई। तुम्हारे लिए ये मशरूब पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जिस मुहिम पर जा रहे हो उसके लिए तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। मैं एक बार फिर उछल पड़ा। उसे कैसे पता चला कि मैं किसी खास मुहिम पर जा रहा हूँ? मैंने झूम कर उसे देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो कह रही थी, ये मशरूब पी लेने से तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों की सर्दी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम कौन हो? मैं अगला कर रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों की तरफ जा रहा हूँ? मैं नीलगिरी की मुहाफिज हूँ, उसने बदसूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीलगिरी की बर्फ और चोटियों का रास्ता इस तरफ से ही जाता है। कोई शख्स हमारी नजरों में आए बगैर आगे नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो वहां पहुंच चुका है। मैंने कहा, मुझे मालूम है, काशी ने जवाब दिया। वो मुझे धोखा देकर चला गया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने अभी तक उसे चैन से नहीं बैठने दिया। इन बर्फपोश पहाड़ों की मलका ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मेरे दुश्मनों को भी तुम्हारे इरादों का पता चल गया है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। काशी की बातें सुनकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी और उसके दुश्मन भी मेरे इरादों से वाकिफ हो चुके थे। लो, ये पी लो, इसके बाद हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। उसने ये कहते हुए दीवार के साथ बिछे हुए एक काउच की तरफ इशारा किया। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और ऊँटों से लगाकर पहले सिर्फ एक चुस्की ली। उनाब जैसी खुशबू थी और बहुत लजीज मशरूब था। मैंने दोबारा गिलास ऊँटों से लगाया तो फिर उसे उस वक्त हटाया जब उसका आखिरी कतरा भी मैंने चूस लिया, और उसके चंद सेकंड बाद ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर खोलता हुआ लावा भर गया हो। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर होने लगा। मैंने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, लेकिन मैंने जैकेट उतार कर एक तरफ फेंक दी। कमीज के नीचे पूरे जिस्म पर मुझे चींटियां रेंगती हुई महसूस हो रही थी। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि 24-25 हज़ार फुट की बुलंदी पर रहने वाले इन लोगों को सर्दी क्यों नहीं लगती थी। ये लोग यकीनन मुस्तकिल तौर पर यह मशरूब इस्तेमाल करते थे। तुम्हें कुछ देर बेचैनी होगी, काशी अपने गिलास से चुस्कियां लेते हुए कह रही थी। ये मशरूब इन पहाड़ों में पैदा होने वाली कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है और हमारी गज़ा का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की गज़ा में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो हमें मौसम की शिद्दत से महफूज रखती हैं। आओ वहाँ चलकर बैठते हैं। वो खाली गिलास मेज पर रख कर उठ गई। मैं भी उठ गया। पसीने में भीगी हुई कमीज अब भी मुझे बोझल लग रही थी। मैंने कमीज उतार कर फेंक दी और काशी के साथ काउच पर बैठ गया। मेरे जिस्म का बालाई हिस्सा बरहना था। मेरी तरफ देखते हुए काशी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने दोनों हाथ मेरे बाजुओं पर रखते और उंगलियों से मसल्स टटोलने लगी। वो अपनी उंगलियों को गोश्त में गाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मसल्स गोश्त की तरह नरम नहीं थे, पत्थर की तरह सख्त थे। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई और आंखों में सुर्खी के डोरे तैरने लगे। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे कमीज नहीं उतारनी चाहिए थी। काशी की उंगलियों के लम्स से मेरे दिमाग में भी सनसनाहट होने लगी थी। फिर मैंने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और सिरक कर जरा सा पीछे हट गया। तुम्हारे दुश्मन कौन है और मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम? नीलगिरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। काशी भी संभल कर बैठ गई। ये कबीला हजारों साल से नीलगिरी की हिफाजत के फराइज अंजाम दे रहा है। सरदारी के लिए मुंतखब होने वाली औरत के लिए जरूरी है कि वो एक जॉब मुकम्मल करे। 21 रोज का ये जॉब मुकम्मल होने के बाद उसका नीलगिरी से राब्ता होता है। इसका मतलब है कि तुमने भी वो जॉब किया है? मैंने पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन बाद शैतानी कुव्वतें उसे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वो नीलगिरी उनके कब्जे में नहीं जाना चाहती। वो बहुत परेशान है। उसका चेहरा धुंधलाया जा रहा है। चंद रोज पहले मेरा उससे आखिरी राब्ता हुआ था। तागूती कुव्वतों ने उसके गिर्द जाल बुन दिया है, हिसार में कैद कर दिया उसे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर वो उस शैतान के कब्जे में चली गई तो वही कुछ करेगी जो उसे हुक्म मिलेगा। उसके साथ ही हम पर तबाही नाजल हो जाएगी। ये झील हमारी बस्ती को निकल लेगी। वो कौन लोग हैं जो तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं? मैंने पूछा। शहवाग, काशी ने जवाब दिया। उस ग्रोह का सरगुना शहवाग है। उसके साथ अगर चंद ही लोग शामिल हैं, लेकिन तुम जानते हो एक मछली भी पूरे जल को गंदा कर देती है। शहवाग तुम्हारे इरादों से वाकिफ हो चुका है। वो शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे असर है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, बल्कि वो अपनी कोशिश शुरू कर चुका है। तुम्हें रोकने के लिए पहले ऐसी शराइत आयद की जाएंगी जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकोगे, और अगर तुमने उन शराइत को पूरा कर दिया तो उसके बाद भी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाएंगी। अब तक मेरे रास्ते में कई रुकावटें पैदा की जा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और आगे भी पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। काशी ने कहा, तुम जरूर आगे जाओगे, लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तुम्हारे पास वक्त कम है, सिर्फ 12 दिन। उसने कहा। हाँ, सिर्फ 12 दिन, मैंने जवाब दिया। और मुझे जो कुछ भी करना है इन 12 दिनों ही में करना है। बात करते हुए मेरी नजरें सामने खिड़की की तरफ उठ गई। खिड़की खुली हुई थी। सफेद बारीक पर्दे हवा के झोंकों से इस तरह हिल रहे थे जैसे समंदर की पुरसुकून सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही हों। वो पर्दा अपनी जगह से सिरकता तो खिड़की की दूसरी तरफ दिन का मुल्क जैसा उजाला दिखाई देने लगता।
काशी ने भी देख लिया था कि रात दम तोड़ चुकी थी और दिन का उजाला नमूदार होने लगा था। उसने अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखते हुए एक बार फिर ताली बजाई। वही खूबसूरत लड़की बरामद हुई। इस मर्तबा उसने शीशे की खूबसूरत तश्तरी में सिर्फ एक गिलास उठा रखा था। उसमें हरे रंग का शरबत भरा हुआ था। उसने करीब आकर काशी की तरफ देखते हुए गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। काशी ने मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देखा। मैंने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। इसका जायका पहले वाले मशरूब से मुख्तलिफ था, लेकिन यह भी बेहद खुश जायका था। मशरूब पीने के बाद भी मैं काशी से बातें करता रहा। मेरा सर बोझल होने लगा। इसी दौरान में काशी की वो खादमा जो मुझे हवेली में लेकर आई थी दौड़ती हुई और चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो बुरी तरह बदहवास थी। क्या बात है पाला, क्यों चीख रही हो? काशी ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में पूछा। शहबाग ने अपने शैतानों के साथ हवेली पर हमला कर दिया है काशी, पाला नामी उस औरत ने जवाब दिया। वो इस तरफ आ रहा है। ओह, काशी एक झटके से उठकर खड़ी होगी। उसकी ये हिम्मत, मैं देखती हूँ उसे। तुम मेहमान को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर ले जाओ। मैं भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। काशी मुझे शहबाग के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी और मैं बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाकर यहाँ से भागना नहीं चाहता था। पाला ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे अपने साथ खींचना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा और यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकली जा रही हो। घुटने दूरे होते चले गए और मैं फर्श पर ढेर हो गया और मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने झोंपड़े में बिस्तर पर पड़ा था और मेरे ऊपर कई कंबल लदे हुए थे। मेरे बिस्तर के करीब मार्था बैठी हुई थी। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। मुझे हरकत करते पाकर उसने डायरी बंद कर दी और मेरी तरफ झुकते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है? उसके लहजे में हमदर्दी थी। मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? मैं अपने ऊपर से कंबल लटाकर उठ गया। काशी और पाला कहाँ है? काशी और पाला? मार्था के लहजे में हैरत थी। ओह, शायद तुम तनु और शोभा को पूछ रहे हो। वो बाहर धूप में बैठी हैं। मैं कबीले की सरदार काशी और उसकी खादमा पाला का पूछ रहा हूँ। शहबाग ने हवेली पर हमला कर दिया था। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, मैं शोभा को बुला लाती हूँ। मार्था ये कहते उठकर तेजी से बाहर चली गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने सिर्फ पतलून पहन रखी थी, जिस्म का बालाई सा बरहना था। मैंने इधर उधर देखा, मेरी कमीज और जैकेट भी एक तरफ रखी हुई नजर आ गई। मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। शहबाग और उसके आदमियों ने जब हवेली पर हमला किया था तो मैं वहीं था। मैं भी काशी के साथ उनका मुकाबला करना चाहता था, लेकिन न जाने यकायक क्या हुआ था कि मैं बेजान होकर गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। मुझे यहाँ कौन लाया था और काशी किस हाल में थी? मैं भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तनु और शोभा मार्था के साथ अंदर दाखिल हुई। वो तीनों मेरे करीब बैठ गई। रात को तुम झोंपड़े से निकलकर कहाँ गए थे? शोभा ने पूछा। मैं चलने में खामोश रहा। उनसे कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए साफ साफ बता दिया कि काशी की खादमा मुझे बुलाकर ले गई थी और फिर वहाँ जो कुछ हुआ मैंने मोहतात अल्फाज में बता दिया। शहबाग और उसके आदमियों ने हवेली पर हमला कर दिया था, आखिर में मैं कह रहा था, लेकिन न जाने मुझे क्या हुआ था कि ऐन वक्त पर मैं बेहोश होकर गिर गया था। मुझे हवेली से यहाँ कौन लाया था? और काशी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शोभा ने मेरी बात काट दी। वो इस तरह मेरे चेहरे को घूर रही थी जैसे मेरी दिमागी सेहत पर किसी किस्म का शुबा हो। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसे घूरा। क्या तुम समझती हो कि मैं होशो आवाज खो बैठा हूँ? हाँ, अब तो ये शुबा यकीन बदलता जा रहा है, शोभा ने जवाब दिया। यहाँ ना कोई हवेली है और ना किसी ने हवेली पर हमला किया था। तुम यहाँ से तकरीबन 200 गज आगे झील के किनारे झाड़ियों में बेहोश पड़े हुए थे। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ पतलून थी। कमीज और जैकेट तुम्हारे करीबी झाड़ियों में पड़ी हुई थी। सुबह 7 बजे झील की तरफ जाने वाली एक औरत ने हमें तुम्हारे बारे में इतला दी तो हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। पता नहीं तुम कब से वहाँ पड़े थे। मुझे डर था कि सर्दी से तुम्हें नमूनिया ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कई कंबल डाल दिए थे। तुम्हें नमूनिया तो नहीं हुआ, लेकिन सर्दी ने तुम्हारे दिमाग पर असर जरूर किया है, या फिर हो सकता है हमारे सो जाने के बाद रात को तुम बस्ती के किसी काबा खाने में चले गए हो, जहाँ शराब पीकर तुम बह गए और झोंपड़े की तरफ वापस आने की बजाय झील की तरफ निकल गए और रात भर सर्दी में वहां पड़े रहे। क्या बक रही हो तुम? मैंने उसे घूरा। तुम जानती हो मुझे शराब से शदीद नफरत है। मैंने कभी कोई और नशा भी नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ कि रात को मुझे पाला बुलाकर हवेली में ले गई थी। यहाँ दूर दूर तक किसी हवेली का वजूद नहीं है, शोभा ने मेरी बात काट दी। और कबीले की सरदार काशी भी किसी आलीशान हवेली में नहीं, एक झोंपड़े में रहती है। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं रात के वाकयात को कैसे भूल सकता था? काशी की मुहाफिज यहाँ आई थी और मैं उसके साथ बस्ती से होता हुआ हवेली गया था, जहाँ काशी से तवील मुलाकात हुई थी, लेकिन शोभा कुछ और कहानी सुना रही थी। अचानक मुझे वो मशरूब याद आ गया। क्या वो सब कुछ मशरूब की वजह से था? लेकिन वो मशरूब भी तो मैंने हवेली जाने के बाद ही पिया था। मुझे रात की एक एक बात याद थी। काशी ने नीलगिरी के बारे में भी बहुत सी बातें बताई थी और मुझे याद दिलाया था कि गौतम बूझ का जाप मुकम्मल होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और मुझे ये मुद्दत पूरी होने से पहले ही कुछ करना होगा। मुझे उस गुफ्तगू का एक एक लफ्ज याद था, लेकिन क्या वो ख्वाब था? शोभा का कहना था कि यहाँ दूर दूर तक किसी हवेली का वजूद नहीं और काशी की रिहाइश भी बस्ती के एक झोंपड़े में है और ये कि वो रात को अपने झोंपड़े ही में थी। बाहर कदमों की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। शायद रस्तोगी किसी के साथ आ रहा है, शोभा ने सरगोशियाना लहजे में कहा। उन्हें ऐसी कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। मैं शोभा को घूर कर रह गया। चंद सेकंड बाद ही रस्तोगी एक आदमी के साथ कमरे में दाखिल हुआ और जब रस्तोगी ने उसका तारुफ कराया तो मैं उछल पड़ा। वो शहबाग था।
شواق کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی. درمیانہ قد، گھٹا ہوا جسم، گنجا سر اور کانوں میں چوڑیوں کی طرح بڑے بڑے بالیں تھے. چہرے پر کرختگی نمایاں تھی. اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چھوٹی تھی. اس شخص کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت کینہ پرور اور نہایت گھٹیا فطرت کا مالک ہے. اسے کسی بلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس کی باتوں سے بھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دوسروں سے خدا واسطے کا بیر رکھتا تھا. اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس بستی میں خاص طور پر میری آمد پسند نہیں آئی تھی. ایک مرتبہ تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ میں جلد سے جلد یہاں سے واپس چلا جاؤں. میرے دل میں کاشی کی باتیں گونجنے لگی. گزشتہ رات پراسرار ملاقات کے دوران میں اس نے بتایا کہ شیواگ مجھے نیل گری کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور اب وہ باتیں سچ ثابت ہوئی تھی. شیواگ کا گفتگو کا انداز دھمکی امیز تھا. اس نے واش گاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کل صبح تک اس بستی سے واپس چلا جاؤں. اس کے بعد اگر میں یہاں رہا تو نقصان اٹھاؤں گا. قبیلے کی سردار کاشی نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے. میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ سردار کے علاوہ کسی اور کو بھی احکامات جاری کرنے کا حق حاصل ہے. میں ہوں نا، شیواگ نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. کاشی نے جس طرح دھوکے سے سرداری حاصل کی ہے وہ سب بھی جانتے ہیں. اس کے چند حواریوں نے اسے سردار بنا دیا ہے، لیکن میں نے اسے سردار تسلیم نہیں کیا. میں جب تک اسے اس منصب سے ہٹا نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. میں نے تو سنا ہے کہ سردار کو ایک مقابلے کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے. جہاں مقابلہ ہو وہاں کسی دھوکے کا امکان نہیں ہوتا. میں نے کہا، مقابلے کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہوتی ہے. شیواگ نے کہا، سرداری کے لیے مقابلے میں شریک ہونے والی ہر عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور کسی مرد کے ساتھ نہ رہی ہو. لیکن کاشی کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ کنواری نہیں تھی. اس قبیلے میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو یہ گواہی دے گا کہ مقابلے سے چند روز پہلے کاشی نے اس کے ساتھ راز گزاری تھی. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ صدیوں سے اپنی رسموں پر کار باندھ ہیں. ان رسموں سے بغاوت یا دھوکہ دہی ہمارے قبیلے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. ہماری نسل مٹ جائے گی. کاشی نے دھوکہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہماری تنزلی کا عمل شروع ہو چکا ہے. اس مرتبہ ہماری دھان کی فصل اچھی نہیں ہوئی اور جھیل کا پانی بھی چڑھنا شروع ہو گیا ہے. اگر ہم نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ نہ کیا تو یہ جھیل ہماری بستی کو نگل جائے گی اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا. لیکن ہمارا ان معاملات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بستی میں ٹھہرنے اور نیل گری کی طرف جانے کی اجازت دے کر کاشی نے دوسری بڑی غلطی کی ہے. شیواگ نے جواب دیا، یہ قبیلہ نیل گری کا محافظ ہے. ہم کسی کو ان برف پوش چوٹیوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے سکتے جن کی ہم صدیوں سے حفاظت کر رہے ہیں. تم شاید بھول گئے ہو کہ ایک شیطان صرف شخص پہلے ہی اس طرف جا چکا ہے اور تم نے اس کی مدد کی تھی. میں نے کہا. شیواگ ایک دم بھڑک اٹھا، وہ شیطان نہیں، مہا پرش انسان ہے، مہان قوتوں کا مالک. وہ نیل گری کی مہان شکتی حاصل کرنے کے لیے اس طرف گیا ہے. اس نے ہمارے قبیلے کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اگر اسے نیل گری کی شکتی مل گئی تو ہمارے قبیلے میں خوشحالی آئے گی، ہماری نسل بڑھے گی اور وہ تمہیں تباہی کے غار میں دھکیل دے گا. میں نے اس کی بات کاٹ دی. یہ موضوع چھڑ گیا تھا تو میں نے بھی کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ انسان نہیں، شیطان ہے. وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں، تباہی کے لیے نیل گری کی شکتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں تمہیں کل صبح تک کی مہلت دے چکا ہوں. شیواگ میری بات کاٹتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اگر تم نے کل تک یہ بستی نہیں چھوڑی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. وہ چلا گیا. رسوگی بھی اس کے پیچھے جھونپڑے سے نکل گیا تھا. دنور شوبھا پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی. شوبھا تو نیل گری کی حقیقت سے واقف تھی، لیکن دنور مارتا کے لیے یہ نئی باتیں تھیں. مارتا ہندوستان کی سیاحت کرتے ہوئے آئی تھی. وہاں اس نے پنڈتوں، یوگیوں اور پراسرار قوتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا تھا. کچھ عرصہ مندروں میں بھی گزارا تھا، اور اب یہاں پراسرار قوتوں کی باتیں سن کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی. کیا تم بھی پنڈت ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے اونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی. اس کے خیال میں شاید صرف پنڈت ہی پراسرار قوتوں کے مالک ہو سکتے تھے. دنو بھی الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. نیل گری اس برف پوش چوٹی کا نام ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. میرے مارتا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. میرا ایک دشمن وہاں چھپا ہوا ہے اور میں شاید تم کچھ بتانا نہیں چاہتے. مارتا نے بات کاٹ دی اور میں نے بھی بات آگے نہیں بڑھائی. میں نے اٹھ کر قمیض پہن لی اور جھونپڑے سے باہر آ گیا. جیکٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ اس وقت مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی. یہ شاید اس مشروب کا اثر تھا جو گزشتہ رات کاشی نے مجھے پلایا تھا، لیکن اس سلسلے میں میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا. پالا رات کو مجھے حویلی میں لے گئی تھی جہاں کاشی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے مجھے وہ خوش ذائقہ مشروب پلایا تھا جس سے میرے اندر لاوا سا کھولنے لگا تھا. لیکن شوبھا کا کہنا تھا کہ مجھے جھیل کے کنارے جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے پایا گیا تھا اور دور دور تک کسی حویلی کا نام و نشان تک نہیں تھا. لیکن اگر وہ سب خواب تھا تو وہ ساری باتیں میرے سامنے کیسے آ رہی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. شدید قسم کی سردی سے بچنے کے لیے اس قبیلے کے لوگ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا وہ مشروب استعمال کرتے تھے. میں نے بھی اس مشروب کا ایک گلاس پیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی. کاشی نے بتایا تھا کہ شیواگ بعض شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے اور وہ مجھے نیل گری کی چوٹیوں کی طرف جانے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی کوشش شروع کر دی تھی. گزشتہ رات میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اگر خواب تھا تو یہ ساری باتیں حقیقت بن کر میرے سامنے کیوں آ رہی تھی؟ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا چلا گیا.
मैं काफी देर तक वहां खड़ा धूप में चमकते हुए झील के पानी को देखता रहा, फिर किनारे के साथ साथ आगे चलने लगा। मैं बस्ती और झील के दरमियान झाड़ियों में चलता हुआ बस्ती की दूसरी तरफ पहुंच गया। यही वो जगह थी जहां रात को पाला मुझे लेकर आई थी। बस्ती के आखिरी झोंपड़े से तकरीबन 200 गज आगे एक बुलंद टीला तो नजर आ रहा था, लेकिन इस तरफ हवेली तो क्या किसी छोटे से झोंपड़े का नामो निशान तक नहीं था। टीले पर और उसके आसपास कदे आदम झाड़ियां थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा टीले की तरफ देखता रहा और फिर 2 औरतों को उन झाड़ियों से बरामद होते देखकर मैं चौंक गया। वो उसी तरफ से आ रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए उनके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उनके जाने के बाद भी मैं काफी देर वहां खड़ा रहा, फिर बस्ती के बाहर ही चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। उस तरफ बस्ती से आगे खेतों का सिलसिला था। पहाड़ी इलाकों में काबिले काश जमीन हमवार नहीं होती। मैंने थाईलैंड में भी देखा था और यहाँ भी वैसी ही सूरत हाल थी। खेत कुशादा सीढ़ियों की तरह नीचे ऊपर दूर तक चले गए थे। मैं बाहर घूमता रहा। बस्ती के बाहर दूर तक कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बस्ती में दाखिल हो गया। ये बस्ती वाकई बड़ी प्लानिंग से बसाई गई थी। कहीं भी बेतरतीबी नहीं थी। झोंपड़ों के दरमियान कुशादा गलियां थी। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त थी। ज्यादा तादाद औरतों ही की नजर आती थी। बाज औरतें मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। मैं बस्ती के मरकजी चौराहे पर पहुंच गया। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ कि इस बस्ती में रेस्टोरेंट किस्म की ऐसी जगह जरूर होंगी जहां लोग बैठकर वक्त गुजारते और गपशप करते होंगे। चौराहे पर बड़ी रौनक थी। एक तरफ जहां मैं खड़ा था रेस्टोरेंट किस्म का हाल नुमा झोंपड़ा था, जिसके फर्श पर या की खालें बिछी हुई थी और टोलियों की सूरत में बहुत से लोग बैठे हुए थे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी। एक तरफ औरतों का जमघटा सा लगा हुआ था और शोर सुनाई दे रहा था। 2 जवान औरतें जमीन पर झुकी बैठी पंजा लड़ा रही थी। मैं आगे बढ़कर ये दिलचस्प मंजर देखने लगा। उन दोनों की कूनियां जमीन पर टिकी हुई थी और उन्होंने एक दूसरे की उंगलियों से उंगलियां फंसा रखी थी। दोनों की कोशिश थी कि अपनी हरीफ का बाजू नीचे झुकाकर उसका हाथ जमीन से लगा दे। कभी एक तरफ दबाव पड़ता और कभी दूसरी तरफ। उनके इर्द गिर्द जमा औरतें चिल्ला चिल्ला कर उनकी हौसला अफजाई कर रही थी। इस हुजूम में 2 आदमी भी थे और वो भी चीख चिल्ला रहे थे। दोनों औरतों में पंजा आजमाई कई मिनट तक जारी रही। दोनों औरतें दराज कामत सेहतमंद जिस्म की थी। दोनों के बाजुओं के मसल्स उभरे हुए थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बकौल शख्स से कांटे का मुकाबला था और बिलाखिर ये मुकाबला खत्म हो गया। एक औरत का बाजू बाईं तरफ झुका और फिर झुकता चला गया। कोशिश के बावजूद वो अपनी हरीफ का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका हाथ जमीन पर लग गया। एक शोर सा उठा और फातेह औरत बाएं हाथ से अपने दाएं बाजू का मसल थपथपाने लगी। इसी दौरान में उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गई। उसने चैलेंज करने के अंदाज में मुझे मैदान में आने का इशारा किया। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा तो कई औरतों ने मुझे घेर लिया और पकड़कर जबरदस्ती उसके सामने बिठा दिया। वो औरत 2 दानों बैठी थी। उसने आगे झुककर कूनी जमीन पर टिका दी और ताव दिलाने वाली नजरों से मुझे देखने लगी। मेरे इर्द गिर्द खड़ी हुई औरतें और वो दोनों आदमी चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। मैं उनका मतलब समझ रहा था, लेकिन मैं एक औरत का मुकाबला करते हुए हिचकिचा रहा था। मगर मिलाकर मैंने भी अपनी कूनी जमीन पर टिका दी। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरी उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। उसका हाथ रुई के गाले की तरह नरम और गुदास था। मेरा ख्याल था वो मेरा एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। करीब बैठी हुई एक औरत ने चीख कर कुछ कहा और मेरी हरीफ ने जोर आजमाई शुरू कर दी। वो पूरा जोर लगा रही थी। उसके जबड़ों के मसल्स उभर आए थे। पहले वो घुटनों पर झुकी हुई थी, फिर नीम दराज हो गई। उसने दूसरा हाथ जमीन पर टिका दिया। हालांकि ये फाउल था, मगर मैंने कोई एतराज नहीं किया। मैं इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा रहा। वो मेरे हाथ को मामूली सी हरकत भी नहीं दे सकी थी। मेरा बाजू खंबे की तरह अपनी जगह पर टिका हुआ था और फिर मैंने दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरी हरीफ का बाजू आहिस्ता आहिस्ता पीछे झुकने लगा। वो दबाव को रोकने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसका बाजू था जो झुकता चला गया। उसके हाथ की पुश जमीन से 2 इंच ऊपर रह गई थी कि मेरी नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसका नीम बरना सीना मेरी नजरों के सामने था। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मेरी हरीफ को मौका मिल गया। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा और हमारे बाजू एक बार फिर सीधे हो गए। मेरी नजरों का जाविया देखकर उसने सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया। उसने एक मर्तबा फिर पहलू बदलकर अपने आप को कुछ और नुमाया किया। वो इस तरह मुझ पर हावी होना चाहती थी। मैं उसकी चाल समझ गया और आंखें बंद करके उसके बाजू को दबाने लगा। इस मर्तबा मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और मैंने बड़ी आसानी से उसका हाथ जमीन पर लगा दिया। एक आदमी उस औरत को हटाकर मेरे मुकाबले पर आ गया। वो मेरी तरह कद्दावर और सेहतमंद आदमी था। उसके बाजुओं के मसल्स भी उभरे हुए थे, लेकिन वो 2 मिनट में शिकस्त खा गया। वो शर्मिंदा सा होकर पीछे हटा तो उसकी जगह एक और आदमी ने ले ली, लेकिन वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सका। ये खबर पूरे चौक में फैल गई कि अजनबी पंजा आजमाई में कई लोगों को शिकस्त दे चुका है। मेरे इर्द गिर्द बहुत बड़ा हुजूम लग गया और मर्द भी अब माकूल तादाद में मौजूद थे। एक के बाद एक आदमी मेरे मुकाबले पर आता रहा और शिकस्त खाकर पीछे हटता रहा। और फिर जो आदमी लोगों को धक्के देता हुआ आगे आया, उसे देखकर मैं चौंक गया। वो शहवाग था। उसके साथ 2 आदमी और भी थे। शहवाग ने मेरे सामने बैठे हुए आदमी को धक्का देकर पीछे हटा दिया और मेरे सामने बैठ गया। बहुत देर से तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ, वो कूनी जमीन पर टिकाते हुए बोला। आओ देखते हैं तुम में कितना दम है। उसने मुझे चैलेंज कर दिया था। आसपास खड़े हुए लोगों के चेहरों पर सनसनी फैल गई।
اس بستی کے لوگ شہواگ کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اس کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور شاید انہیں کسی ہنگامے کی بھی توقع تھی، اس لیے ان کے چہروں پر سنسنی پھیل گئی تھی۔ شہواگ سے اگرچہ آج صبح ہی بدمزگی کی شروعات ہو چکی تھی اور میں فی الحال اس سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی پنگے بازی کر رہا تھا تو میں پیچھے ہٹ کر اپنی صبح کیسے کرواتا۔ اور پھر اسی لمحے مارتھا، دھنو اور شوبھا کے چہرے بھی دکھائی دیے، وہ عورتوں کو دھکے دیتی ہوئی آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی کونی زمین پر ٹھکا دی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پھنسانے لگے۔ شہواگ نے میری انگلیوں پر دباؤ ڈالا تو میں دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے فوراً ہی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ ریفری کے فرائض انجام دینے والا آدمی بھی آگے آ گیا تھا۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور پھر چیخ کر ہاتھ نیچے گرا دیا، گویا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ شہواگ میں بے پناہ طاقت بھری ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری انگلیاں آہنی شکنجے میں پھنسی ہوں، کبھی میرا بازو چند انچ ایک طرف جھکتا اور کبھی شہواگ کا۔ ہم دونوں کی حمایتی چیخ کر ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میری حمایت میں دھنو، مارتھا وغیرہ تو تھی ہی، بستی کی دوسری عورتیں بھی میری حمایت میں چیخ رہی تھیں، جبکہ شہواگ کے حمایتیوں کی تعداد کم تھی۔ 3-4 منٹ گزر گئے، مقابلہ ابھی تک برابر تھا، کبھی شہواگ کا ہاتھ چند انچ جھکتا اور کبھی میرا۔ اچانک میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، مجھے اپنی قوت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شہواگ میرا ہاتھ دبا رہا تھا، میں مزاحمت کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ بدستور جھکتا جا رہا تھا، زمین سے میرے ہاتھ کا فاصلہ صرف 3 انچ رہ گیا تھا۔ دھنو، مارتھا، شوبھا اور میری حمایتی بستی کی عورتیں چیخ رہی تھیں، مجھے سنبھلنے کا مشورہ دے رہی تھیں۔ شہواگ کی حمایتی بھی چلا کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میرے دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پراسرار قوت شہواگ کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے شہواگ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی شیطانی مسکراہٹ تھی، اس کی پشت پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔